प्रेजेंटेड बाय नैरोलैक पेंट प्लस, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला सेल्फ क्लीनिंग एक्सटीरियर पेंट। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और सन्यासी आयुर्वेदा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। 23 जुलाई यानी कि कल देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी। बजट पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। किसान, कारोबारी से लेकर मिडिल क्लास तक सभी को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स को टैक्स में राहत की उम्मीद है, तो वहीं इंडस्ट्री के लोग अपनी अलग अलग जरूरतों को लेकर रियायत चाहते हैं। दूसरी तरफ बजट को लेकर विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। देखना यहां पर यह होगा कि मोदी सरकार समाज के अलग अलग वर्गों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकती है। सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ पहला कदम साबित होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। तो उम्मीदों के इस बजट को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उन मेहमानों से भी हम जानेंगे कि किस तरीके से देश का 2024-25 का आम बजट हो सकता है, क्या इस बजट में देखने को मिल सकता है, किस तरीके से जो देश की जनता है उन्हें राहत मिलने की उम्मीदें हैं, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या राय है और जो पिछला बजट था उसके मुकाबले इस बार के बजट में क्या कुछ अलग, क्या कुछ खास, क्या कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार के बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। मोदी 3.0 सरकार का यह पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी, जिससे हर तबके के जो लोग हैं उन्हें उम्मीदें हैं। चाहे वो मिडिल क्लास व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र ही क्यों ना हो, उन्हें भी इस बजट से उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी, शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत जो है वो होगी। दूसरी ओर किसानों को ये उम्मीद है कि किसानों को बजट के माध्यम से सरकार राहत दे सकती है। साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली लगातार ये उम्मीद लगा के साल दर साल बैठी हुई है कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा और टैक्स स्लैब में बदलाव होने के बाद जो राहत की उम्मीद आम जनता लंबे समय से लगा के बैठी है, उस आम जनता को यह राहत मिलेगी। तो वहीं इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीए मनोज पाहवा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ गेस्ट जो हैं जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। और बात यहां पर यही करेंगे टैक्स को लेकर। जिस तरीके से मिडिल क्लास व्यक्ति लगातार टैक्स स्लैब को लेकर परेशान है, क्या बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है मनोज जी, और किस तरीके से यह बदलाव होगा? बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। इस बार का बजट एक कुछ इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार मोदी सरकार विद कोलैबोरेशन बनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। पूर्ण बहुमत न होने के कारण उम्मीद है कि इस बार कुछ पॉपुलर बजट आएगा कि मिडिल क्लास को खासतौर पर टैक्स में छूट। पिछले 10 साल से 2014 से एटीसी में चेंज नहीं हुआ। टैक्स की जो बेसिक स्लैब है 2.5 लाख का, उसमें चेंज नहीं हुआ। हाँ, सरकार ने 87A के थ्रू कुछ बेनिफिट दिए हैं रिबेट के फॉर लोअर इनकम ग्रुप, बट ओवरऑल टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया। तो उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब में कुछ सरकार चेंज करेगी। अभी आरबीआई की वही है जिसमें आपकी सेविंग्स कम होती जा रही हैं, तो उम्मीद है कि सेविंग्स को बढ़ाने के लिए एटीसी की लिमिट सरकार बढ़ाएगी जी। इसी तरीके से होम लोन का बेनिफिट 2 लाख जो मिलता है इंटरेस्ट का, वही बहुत पुराना प्रोविजन है, जबकि हाउसिंग के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। तो मिडिल क्लास की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि सरकार इसको 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करेगी जी। बाकी कल देखते हैं और क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब बजट पेश होगा। अमन अग्रवाल जी, डायरेक्टर है आईआईएफएफ के, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और अमन जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा, और जिस तरीके से तमाम उम्मीदें इस बजट से की जा रही हैं, आम जनता क्या उम्मीदें करे, खासकर मिडिल क्लास? देखिए, मेरे विचार में जो है इस सरकार ने पिछले दो जो दशक रहे हैं काफी डिफिकल्ट रहे हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं देखिए तो बड़ी डामाडोल सी रही हैं। आज भी काफी सारी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे अमेरिका की हो, यूके की हो, यूरोप में काफी सारे देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं बाहर डोमाडोल रही है। ये सरकार बड़ी डिफिकल्ट टाइम 2020 के कोरोना काल से निकाल के ये सरकार स्टेबिलिटी की तरफ लेके आई। अगले साल प्रोजेक्शन आ रही है इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे कि 8.2% ग्रोथ के करीब देखी जा सकती है, जो हमें कल बजट में सुनने को मिल सकती है। जो
अर्थव्यवस्था की स्थिति है, चाहे फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, अपने गोल्ड को हिंदुस्तान में वापस लाने की बात हुई, अभी कुछ समय पहले की बात है, गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की बात हुई, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स होते हैं, जीडीपी का पैरामीटर हो, इन्फ्लेशन का पैरामीटर हो, सीपीआई इंडेक्स का पैरामीटर हो, चाहे फूड के इंडेक्स के पैरामीटर हो, सारे इंडेक्स इस समय काफी अच्छा हद तक अच्छी स्थिति में है, कंट्रोल के अंदर है। तो मेरे विचार में ये सरकार अब जब तक कि 10 साल से उन्होंने कोई ऐसे मन लुभावने चीजें नहीं दी हैं, तो मेरे विचार में इस बार थोड़ा रिलीफ जरूर जो है मिडिल क्लास को, एग्रीकल्चरिस्ट को और इंडस्ट्रियलिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है खासकर उसको देगी। शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए और हेल्थ केयर के लिए जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और अपग्रेडेशन के द्वारा इस सरकार ने कोरोना काल के बाद कुछ स्थितियां पैदा की हैं, मेरे विचार में उसके अंदर और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे वो पीआईएल के सपोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो और टेक्नोलॉजी को फाइनेंस करने के थ्रू हो, चाहे वो जो है स्टार्टअप मूवमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो इंक्यूबेटर सेल्स बनाने के थ्रू या इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाने के थ्रू हो, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो मेरे विचार में काफी हद तक एलोकेशंस बढ़ाई जाएंगी और हमें देखने को मिलेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और ईवी के प्रति जो काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर, और सोलर के अंदर भी जो हुई है उसको भी आगे बढ़ाने की काम करेगी सरकार। जी चलिए, मनोज जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा और टैक्स पेयर्स को लेकर अगर बात करें तो टैक्स पेयर्स मौजूदा समय में क्या समस्याएं जो हैं उसका सामना कर रहे हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली, और आगे चलकर उसमें किस तरीके के बदलाव की उम्मीद टैक्स पेयर्स जो हैं वो लगाकर बैठे हैं? मनोज जी। टैक्स पेयर, आज हम बात करें टैक्स पेयर में, तो टैक्स पेयर्स को हमें 3 कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा जी। एक स्मॉल टैक्स पेयर जो 8 से 10 लाख रुपए की जिसकी एनुअल इनकम है। दूसरे मीडियोकर टैक्स पेयर्स जिनकी 10 लाख से लेकर 30 लाख तक की एनुअल इनकम है। और तीसरे रिच टैक्स पेयर्स जिनकी उससे ऊपर की इनकम है जी। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए टैक्स में 5 या 10 हज़ार की छूट मिलना भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि उससे उनके एक बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस पे हो सके जी। तो उनकी ये उम्मीद रहती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ बढ़े, खासतौर पर सैलरी क्लास कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छूट मिले या स्लैब कुछ बढ़े, कुछ हमें टैक्स में छूट मिले जी। जो मीडियोकर टैक्स पेयर है वो सोचता है कि मेरे को स्लैब रेट्स न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम के अंदर, अब क्योंकि न्यू स्कीम ही सरकार आगे पॉपुलर करने वाली है, उसी को ही डिफॉल्ट स्कीम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना दिया, पिछले बजट में देखा है जी। तो न्यू स्कीम में भी जो टैक्स के रेट्स हैं उसमें स्लैब थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की उम्मीद लगा के करा हुआ है। उसका बेनिफिट सारे टैक्स पेयर्स को मिलेगा, चाहे छोटे हैं, मीडियम कर हैं या हाई नेट इनकम वाले टैक्स पेयर्स हैं जी। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी टैक्स पेयर को उम्मीद है कि सरकार जो रेगुलर यूसेज के आइटम्स हैं उसके अंदर कुछ छूट दे जी, ताकि इंडिया टैक्सेस का लोड भी उनके ऊपर कम आए। जी बिल्कुल मनोज जी, मतलब जनता लगातार ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि उन्हें छूट मिले। अमन अग्रवाल जी का रुख करते हैं। अमन अग्रवाल जी, अगर अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें और अगर सरकार के द्वारा छूट दी जाती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर लगातार अग्रसर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो छूट दी जा रही है ये देखना जरूरी है कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जैसे कुछ सरकारों ने, जैसे श्रीलंका में देखने को मिला, अमेरिका में देखने को मिला, यूरोप में भी देखने को मिला, जिस तरीके से मिठाइयाँ बांटी गई जब कोरोना काल आया, जिसकी वजह से श्रीलंका का भी हम हाल देख चुके हैं और भी काफी सारे अमेरिकी और यूरोपियन देश देख रहे हैं, उनका हाल हो रहा है। ये सरकार ने कभी मिठाई बांटने की बात नहीं करी है। जहां तक सब्सिडी देने की बात है, अगर हम सेविंग्स की तरफ देते हैं तो वो पैसा भारत सरकार के पास आता है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जी। अगर हम जो है उसको इस तरीके से, जैसे हाउसिंग के अंदर रिलीफ देने की बात है जो पहले से तैयारी सरकार वो और देती है, तो उसमें जब हाउसिंग में इंसान लगाता है तो वो पैसा फिर निवेश हो रहा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक्टिविटी के अंदर। तो इस तरीके से जब कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पैसा लगता है या उस तरीके के लिए कोई सब्सिडी या रिलीफ दिया जाता है तो उस रिलीफ से अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती है, उल्टा अर्थव्यवस्था के अंदर प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए कि जैसे गैस के अंदर हम देखते आए हैं
कि गैस में कभी कभी ज्यादातर सरकारें जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो कटौती कर देती हैं। वो जो जी एक रिलीफ है, वो जो कटौती है, वो टैक्स पेयर के ने पैसा जो सरकार को जमा करा है उसके ऊपर भार पड़ता है उसका, जी क्योंकि उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है, कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती जी है। पर जो भी इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम रहता है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, बच्चे को पढ़ने की फैसिलिटी देने की बात हो, टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको सहूलियत देने की बात हो, तो इन चीजों से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना कि वो एक सब्सिडी के तौर पे उसको दिया जाए। तो जी इस वजह से जो अभी तक ये सरकार करती आई है, मेरे विचार में वो अपना चलन आगे भी रखेगी, चाहे वो संगठन की सरकार है फिर भी रखेगी, कि जिस तरीके से रिलीफ दिया जाए लोगों को, वो इस तरीके से दिया जाए वो प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के काम आ सके और जी बढ़ोतरी की तरफ काम आ सके, एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम आ सके, रोजगार देने के काम आ सके। और मेरे विचार में अगर इस तरीके से सरकार चलती है तो हमें कहीं पे भी सब्सिडी या जो सेक्रीफाइस सरकार करेगी या कोई रिलीफ देगी, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ग्रोथ के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा पॉजिटिव ही होगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से आपने भी जब हमने चर्चा की शुरुआत की जिक्र किया कि लंबे समय से करीब करीब 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है, जनता को राहत नहीं मिली, उस राहत की उम्मीद जनता कर रही है। मनोज जी, अगर जिस राहत की उम्मीद मिडिल क्लास फैमिली कर रही है, अगर वो राहत आम आदमी को मिल जाती है तो उसके बाद किस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी? क्या कुछ जो है नंबर्स, आंकड़े जो है देखने को मिलेंगे? स्मॉल टैक्स पे मिडिल क्लास फैमिलीज को थोड़ा सा भी राहत मिलती है जी, तो आप समझिए, और जैसे अमिन जी ने बोला, उससे सरकार को पर की इनकम कम नहीं होगी बल्कि इनकम जी बढ़ेगी। जी क्यों? उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी टू स्पेंड, जी और वो पैसा इकोनॉमी में खर्च होगा, स्पेंड होगा। जी इकोनॉमी में खर्च होगा ना, उसका मतलब वहाँ से इकोनॉमी में वापस ग्रोथ आएगी। जी तो सिर्फ मैं अमिन जी की बात से पूरा सहमत हूँ जी कि दिस इज ए डायरेक्ट बेनिफिट। इस तरह का बेनिफिट देकर आप इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, ना कि सब्सिडी देकर। जी सब्सिडी इज ए नेगेटिव थिंग एनी इकोनॉमी। जी इस वजह से बड़े बड़े इकोनॉमीज डाउन भी हुई हैं। जी बट टैक्स रिलीज एंड टैक्स बेनिफिट्स विच यू ऑफर, हमने पिछले 20-25 साल का आंकड़ा देखा है, 30,000 रुपये की बेसिक एग्जामिशन लिमिट से बढ़ के आज हम 2.5 लाख तक पहुँचे, तो टैक्स कलेक्शंस कम नहीं हुए, टैक्स कलेक्शंस बढ़े हैं। टैक्स रेट कम होने से टैक्स कलेक्शंस और कंप्लायंसेस बढ़ते हैं जी, कम कभी नहीं होते। जी चलिए अमन जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात किसानों को लेकर करूंगा। मैं जिस तरीके से अगर हम किसानों को लेकर बात करें, हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को छूट दी जाती है और उन्हें जो ब्याज मुक्त कर्ज है वो दिया जाता है, या फिर जो उनका कर्ज है उसको माफ कर दिया जाता है। इसका असर इकोनॉमी पर किस तरीके से पड़ता है, और क्या ये छूट दिया जाना किसानों को जरूरी भी है, या किसानों को हम उनका जो कर्ज है माफ करते हैं उसको ना माफ कर बल्कि उन्हें जो हम ब्याज मुक्त कर्ज देते हैं वो बेहतर उपाय है? किस तरीके से इकोनॉमी को अप एंड डाउन करता है? क्योंकि लगातार हम देखते रहे विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को भी घेरता रहा है पिछले 10 साल से, जिस तरीके से मोदी सरकार है कि किसानों का ध्यान सरकार नहीं दे रही है, और दूसरी ओर सरकार ये कहती है कि किसानों का कर्ज लगातार हम माफ कर रहे हैं। क्या यही एकमात्र उपाय है कि किसानों को हम जो वो लगातार माइनस में जा रहे हैं उन्हें उठा सके? इसके अलावा कोई और उपाय नहीं? क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता है जानकारों का कि इसका काफी ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी। पहली बात तो सिर्फ यही सरकार नहीं, पिछले 20 सालों से अगर हम सरकार देखें, 2002 या 3 के बाद से हम देखना शुरू करें, पिछले 20 सालों में करीबन 2003-04 से लेके 2014-15 तक करीबन 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज माफ किया जा चुका है सिर्फ किसानों का जी। ऑन एन एवरेज अबाउट 4 से 6.5 लाख करोड़ का कर्ज हर साल माफ करती थी सरकारें अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें से करीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का कर्ज होता था, किसानों का माफ होता था। अलग अलग सरकारें जो पूरे हिंदुस्तान में हैं वो माफ करती आई हैं। देखिए, माफ करने के में कोई किसान की बात करे तो बुरा लगता है किसी को कि किसान को आप कह रहे हैं कि नहीं माफ किया जाए, वो हमारा अन्नदाता है। कोई किसान फ्री का पैसा नहीं चाहता है। किसान चाहता है कि उसको उपजाऊ जमीन मिले, उसको बिजली मिले, उसको फर्टिलाइजर मिले, उसको बीज अच्छे मिले, उसको एक मार्केट मिले जहां पे वो अपना सामान को बेच सके, अपनी ईमानदारी से कमाई हुई कमाई से खुशी से ले सके। अगर एमएसपी कहती है तो एमएसपी हमें मिल सके, किसान चाहता है। मेरे विचार में सरकार के लिए जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, जेम पोर्टल पे किसानों को और
जो कारखाने बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हैं, उनको जेम पोर्टल के कैसे ला के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लेके जा सके, हिंदुस्तान की मार्केट में लेके जा सके, उनके मालों को मंडी तक कनेक्ट किया जा सके, ताकि उनको एक सही दाम मिल सके। और जो बिचौलिए ज्यादातर पैसा खा जाते हैं या बड़े बड़े किसान पैसा खा जाते हैं, साहूकार किसान खा जाते हैं, वो ना खाएं और एक किसान को मिल सके। मेरे विचार में वो एक सबसे बड़ा कदम है सरकार के सामने, एक चुनौती भरा कदम है जो वो करे। थोड़ा बहुत तो अभी भी बिल्कुल अमन जी, चुनौतियां काफी सारी सरकार के सामने हैं। इस विषय पर एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच आम जनता कुछ राय सामने आई है, वो अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि किस तरीके से 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्र के बजट से दिल्ली के व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं, और दिल्ली के कश्मीरी गेट की ऑटोमोबाइल मार्केट के व्यापारियों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला जो आम बजट है वो पेश करने वाली है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी, और ऐसे में तमाम व्यापारी वर्ग को इस बजट से बेहद ही खास उम्मीदें हैं। कश्मीरी गेट पर हम मौजूद हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है ऑटोमोबाइल की, वो कश्मीरी गेट है। तमाम जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट से हमेशा आप लोगों को उम्मीद रहती है बड़ी, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 23 जुलाई को आम बजट आने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल का जो तीसरा कार्यकाल है, पहला आम बजट है। कितनी उम्मीदें इस बजट से आप रख कर बैठे हो? हम लोगों को देश की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स के रिलीफ में, जो कि 5 to 7 लाख के अंदर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ा दी जाए, और जो MSME के रूल्स के अंदर जो 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड की लिमिट दे रखी है, जो GST में ऑलरेडी 180 डेज़ का दिया हुआ है, उसके साथ उसको कंपाइल करके 180 तक जाया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो व्यापारियों के लिए जो टैक्सेशंस के अंदर पेपर वर्क का हिसाब दिया गया है, जो पेपर वर्क हम लोगों को हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर, छोटा कर हम लोगों के लिए काम ईजी करा जाए। ये हम लोगों का मेन मुद्दा है, जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारे लिए किया जाए। पेपर वर्क का हमेशा मुद्दा बड़ा रहता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें किस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए जो बहुत ही इजी हो? कागज़ की जो प्रक्रिया है बहुत आसान होनी चाहिए। एक पॉइंट पे ही सारे उसी में ही सब सिस्टम से कागज़ का रूल लागू होना चाहिए, चाहे लोगों को तकलीफ ना हो। एक तो आज सिंगल आदमी बैठते हैं, वो दुकानदारी करे या कागज़ भरे, सारा दिन वो परेशान रहता है। कभी कोई फार्म आ गया, कभी कोई फार्म आ गया, कभी कोई फार्म आ गया। इसलिए एक ही जगह पे एक फार्म पे सारा काम होना चाहिए। और इनकम टैक्स में रिबेट बहुत अच्छी तरह मिलनी चाहिए हमें। कम से कम भी 8-10 साल से 2.5 लाख चल रही है, 7 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब की बार हमें उम्मीद है कि 7 लाख तक टैक्स रिबेट हमें मिलेगी। और नंबर 2 बात, 3 नंबर बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो काम भी करना चाहती है और टैक्स भी भरना चाहती है। जितना टैक्स कम करेंगे उतना टैक्स ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट को। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा सोच है। एक 4 बूंद बारिश ही पड़ती है, पूरी कश्मीर गेट में पानी पानी हो जाता है। सुंदरीकरण तो बहुत दूर की बात है, ये पानी की समस्या हमारी भरने की, 4 बूंद में पानी, सारी गलियों में पानी भर जाता है, वही दूर कर दे, हम बहुत खुश हो जाएंगे सरकार से। सीवर लाइन सारी बंद पड़ी है, टोटल कश्मीर गेट की सीवर लाइन खुलवा दे, हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं वही पूरी करा दे, तो हम उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी और अमन जी। मनोज जी, आपका रुख करूंगा अब मैं, और जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर हम उनकी बातचीत कर रहे थे, उनकी बातचीत सुनवा भी रहे थे अपने दर्शकों को हम, व्यापारियों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें अपने अपने हिसाब से सरकार से हैं। किस तरीके से मनोज जी आप देखते हैं कि व्यापारी अभी तक समस्याओं का सामना करते हुए आए हैं, और किस तरीके की मांगे व्यापारियों की रही हैं? एक मांग से तो मैं उनकी सहमत हूँ जी। कंप्लायंस में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको थोड़ा ईज ऑफ करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी डाउन है जी। एंड इफ यू हैव टू इनवाइट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया, वी हैव टू ईज आउट दिस थिंग्स जी। जितना कम से कम पेपर वर्क हो, जितना चीज़ें ईजिली हो, उतना किसी भी इकोनॉमी के लिए, की ग्रोथ के लिए बहुत बेटर होता है जी। वो ग्रोथ के बट ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को इतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोग टैक्स बनते ही टैक्स चोरी के नए तरीके निकाल लेते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सरकार को उनको प्लग करने में पेपर वर्क बढ़ाना पड़ा, तो ये भी बहुत जरूरी है कि पेपर वर्क रिड्यूस करते वक्त ये ध्यान देना
कि टैक्स चोरी के तरीके ना खुल पाएँ और वो प्लग ही रहें जी। बाकी अभी मैं उनका कश्मीरी गेट का सुन रहा था जी। उन लोगों को जो अपनी लोकल उम्मीदें हैं जी। वो केंद्र सरकार से लगा रहे हैं, जबकि वो दिल्ली सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल्ली सरकार के काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती, ना बजट में आ सकता। जी बिल्कुल मनोज जी। चलिए हमारे साथ अमन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमन जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर हम बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर हम सभी को पता है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो भारत के जो व्यापारी हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। और इन व्यापारियों को लेकर हम बात करें, लगातार व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि सरकार के द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया हर बार, हर बजट में, और जो राहतों की उम्मीद उन्होंने की वो राहतें उन्हें नहीं दी गई। अमन जी, सीधा सवाल यहां पर यही कि अगर राहतें दी जाती हैं ठीक तरीके से व्यापारियों को, तो किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी? देखिए जी, जो राहत देने की बात है, ये गलत कहना होगा कि राहत नहीं दी गई है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे व्यापारी अपना बढ़ोतरी कर सके, बैंकों को कहना कि लोन इनको दिए जाए समय के ऊपर ताकि अपना काम स्मूथली चला सकें, आगे बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सकें। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सिचुएशन अच्छी करना, जहाँ पे वो जाके काम कर सकें, ट्रैवल कर सकें और चीजें कर सकें अलग अलग देशों के साथ। जो इस समय डिप्लोमेटिक टाइज है हमारे पूरे विश्व के अंदर, वो काफी अच्छे हैं। पिछले 50 सालों में कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने 10 साल में हमें देखने को मिले हैं हर एक देश के साथ। तो ये कहना कि व्यापारियों के लिए जो है राह नहीं दिखाया है, राह दिखाया है। अगर सिर्फ ये कहें कि भैया डायरेक्ट बेनिफिट देके कि जो है इतना आपको सब्सिडी दे दिया या इतना आप टैक्स रिलीफ ले लीजिए, उसी से एक रिलीफ होता है, मेरे विचार में गलत धारणा है। और टैक्स रिलीफ से निकल के काम को बढ़ाने की बात पे अगर हम तवज्जो दें, वो जरूरी रहेगा। उससे जो है एक आम आदमी को भी राहत मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और व्यापारी अपना व्यापार बढ़ा भी सकेगा। बिल्कुल 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 अमन जी। मनोज जी और अमन जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने इस विषय पर चर्चा की। इसी के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो केंद्र सरकार के आम बजट ने छात्र वर्ग को भी कई उम्मीदें दी हैं। चंडीगढ़ के छात्रों का कहना है कि आईटी के इस दौर में स्कूलों को तकनीकी रूप से मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। और छात्रों ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, सुनिए आप। 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश करेंगे और नई सरकार बनने के बाद सरकार का ये पहला बजट है, जिस वजह से हर वर्ग के लोगों को इससे उम्मीदें जो है वो काफ़ी हैं। हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +1। अच्छा, बजट आने वाला है तो सबको उम्मीदें होती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनको क्या उम्मीदें हैं? सरकारों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, यूथ को फ़ायदा हो? सर, जैसे एडमिशन्स होती हैं तो एडमिशन में बहुत जर्नल के रेट्स होते हैं, तो उनको लेस किया जाए। जैसे एससी के बच्चों के लिए तो सहूलतें नहीं है, मतलब वो करे जाए बच्चों के लिए। या जैसे बच्चे अभी आईटी के फील्ड में हैं तो जो उनके लैपटॉप्स हों, लैब्स बनाए जाएँ ताकि बच्चे अच्छे सीख पाएँ, प्रैक्टिकल अच्छे हों। स्पोर्ट्स में जो बच्चे हमारे लिए जा रहे हैं वो उनके लिए कॉम्पिटिशन्स हों ताकि वो क्लस्टर लेवल पे खेल सकें, स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर सकें अपनी स्टेट को। और जो कि मेडिकल के बच्चे हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके लिए बहुत हाई लेवल की एजुकेशन है, तो उनके लिए लेस प्राइस किया जाए। किताबें सस्ती होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, किताबें महंगी मिलती हैं बच्चों की? सर, उनकी कोचिंग भी बहुत महंगी है, मतलब एज यूजुअल। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपना, तरह तरह की बच्चों के अपने जो करियर होता है उसको लेकर सपने होते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या करना चाहिए सरकार को? जैसे कि मतलब खेलने में बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं पर उनके लिए सीट्स बहुत कम होती हैं, ना उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज होती है। कोई बच्चा होता है उसका सपना होता है खेल में जाने के लिए, पर वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ स्कूल से नहीं मिलता तो कुछ घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। तो मतलब उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि सारे बच्चे मतलब जाएँ, थोड़ा सपोर्ट। बजट को लेकर गाजियाबाद की जनता और व्यापारी वर्ग की क्या कुछ उम्मीदें हैं, देखिए आप। जल्द ही लोकसभा में आम बजट पेश होगा। 23 तारीख में आम बजट पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ लोगों की उम्मीद है, क्या कुछ लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के गोल मार्केट में। यहाँ व्यापारी और दुकानदारों से सीधी बातचीत करते हुए जानते हैं क्या कुछ उनकी उम्मीद है। ये कुछ कस्टमर हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप बताएं, बजट पेश होना है तो ऐसे में आम जनता की क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, आम जनता की दो चीज़, एक तो महंगाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे भारत में महंगाई है वो हमेशा टेम्परेरी रहा है। अगर बाढ़ प्रभावित है तब भी महंगाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है। और किसी भी स्थिति में देखें तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंजेज होता है, क्योंकि ओवरऑल मानसून पर डिपेंडेंट हमारा देश है, तो महंगाई ऊपर नीचे होता है। बट फिलहाल अगर वैसे सिचुएशन देखें तो हमारा कंडीशन महंगाई ठीक है।
जो सबसे जो मुद्दा अगर बात करें एक डेवलपमेंट्स को लेकर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ट्रैफिक कम हुई है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो चुका है। कल 11 बजे से 1 बजे तक जी भारत पर बजट को लेकर लगातार नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। Co-presented by Narrowlag Paint Plus, Japanese technology वाला self cleaning exterior paint. Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और सन्यासी आयुर्वेदा।